Dear student, today we are going to discuss about the global environmental changes. This is the topic of ecology. In the introduction, first we are going to study about the. We know that the creation of the world 475 crore years ago to till now there is a continuous changes in the rule of nature from the past few decades due to increasing population, destroying of the plant, industrialization, globalization, increasing of vehicle, increase in pesticide and chemicals. मीन्स क्या हुआ कि जैसे ही अपन बात करते हैं कि 475 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी की जैसे ही निर्माण हुआ उसके बाद से धीरे धीरे इसके अंदर कुछ परिवर्तन हो रहा है। और ये परिवर्तन जो पीछे के जो कुछ वर्ष है उनमें बहुत ज़्यादा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, प्लांट डिस्ट्रॉय हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन भी ज़्यादा हो रहा है, इंक्रीजिंग व्हीकल की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही है, पेस्टिसाइड की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही है। इसलिए क्या हो रहा है कि ये सारे के सारे चेंजेज हो रहे हैं और ये इससे क्या हो रहा है, जो है अर्थ का क्लाइमेट है वो चेंजेज हो रहा है, एनवायरनमेंट है वो चेंजेज हो रहा है। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अर्थ पे रहते हैं, है ना, उनके ऊपर आता है। तो एनवायरनमेंट प्रॉब्लम और जो चेंजेज है वो कौन कौन से हैं, अपन उनके बारे में बात करते हैं। इस टॉपिक के अंदर कौन कौन सी हैं वो करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग की करेंगे। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीटेशन की बात करेंगे। उसके बाद एसिड रेन की बात करेंगे, अल निनो प्रभाव की बात करेंगे, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की बात करेंगे जो अपन पढ़ चुके हैं पहले ऑलरेडी, फ्लूड, फेमिनीज, अर्थक्वेक, साइक्लोन्स और हरिकेन्स की बात करेंगे, डेजर्टिफिकेशन और लैंडस्लाइड। ये जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम और चेंजेज हो रहे हैं उनके नाम है, लेकिन इनमें से जो मुख्य हैं अपन उनमें केवल 4 की ही इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। वो कौन कौन? सबसे पहला आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो पहला आता है वो क्या आता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, मैंने आपको पहले भी कई बार क्लास में बताया कि आपने कभी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में या कहीं फार्मिंग में आपने देखा होगा कि हरा सा ग्रीन कलर का इस प्रकार से टेंट सा लगाया होता है खेतों के अंदर। ये क्यों लगाया होता है? इसके अंदर वो प्लांटेशन या उन वेजिटेशन उनकी की जाती है, फार्मिंग की जाती है जिनको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। मतलब बाहर टेम्परेचर मान लो 10 डिग्री है तो अंदर का टेम्परेचर क्या होगा? 15 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। किसकी वजह से? इससे ग्रीन हाउस की वजह से, इस ग्रीन हाउस की वजह से। तो वो पौधे या जो वो प्लांटेशन या वो वेजिटेशन अपन करते हैं जिनको ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और मौसम बाहर ठंडा होता है, इसलिए अपन इसको इस टेंट पे लगा देते हैं ताकि अंदर का जो एटमॉस्फेयर हो गर्म रहे। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ऐसे ही नेचुरली अपने जो इको सिस्टम है उसके अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट पाया जाता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की अपन बात करें तो अर्थ इज सराउंडेड बाय कवर ऑफ गैस एज एन एटमॉस्फेयर। दिस एटमॉस्फेयर अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू विच दिस रीच टू सरफेस। मीन्स क्या होता है? इस डायग्राम में देखिए आप कि ये गैसेज होती है, एक सराउंडिंग एनवायरनमेंट बना के रखती है। और ये क्या होती है? जो सन से जो लाइट्स आती है उनको कुछ को पास होने देती है, पास हो जाती है इससे, और कुछ जो रेज होती है वो ट्रांसमिट हो जाती है। ओके। और कुछ जो रेज होती है वो वीक होती है, वो क्या होती है? यहीं पे रह जाती है। इससे क्या होती है? ये यहाँ पे अर्थ से एब्जॉर्ब होती है, ये वापस इमिट होती है, तो यहाँ का टेम्परेचर होता है ये बढ़ जाता है ना। इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग होती है, इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना। तो अपन को पता है कि जो CO2 गैस है, ये CO2 गैस की मात्रा 0.03% होती है। और ये CO2 गैस होती है, ये फोटोसिंथेसिस के साथ में क्या क्या करती है? फोटोसिंथेसिस तो होता ही है इससे, और फोटोसिंथेसिस के साथ साथ में ये एनवायरनमेंट के टेम्परेचर भी कंट्रोल करती है। जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये क्या करती है? कवरिंग करती है, ग्रीन हाउस गैस की तरह कवर कर लेती है, जिससे क्या होती है? जो सनलाइट जो आती है, जो UV रेडिएशंस जो आती है, सनलाइट्स जो आती है, उनको ट्रांसमिट नहीं होने देती। उससे क्या होती है? जो रेज होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, अर्थ सरफेस से एब्जॉर्ब हो जाती है, अर्थ सरफेस से एब्जॉर्ब होती है, वापस इमिट होती है। वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। वो टेम्परेचर बढ़ जाता है, इससे क्या होता है? ग्लोबिंग वार्मिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इसको क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ये गैसों की वजह से प्रोड्यूस होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से
प्रोड्यूस होता है, तो क्यों होता है, इसके कारक फैक्टर कौन कौन से, एनवायरमेंटल जो फैक्टर है, हार्मफुल जो फैक्टर है वो कौन कौन से है, जैसे फ्यूल कम्बशन है, एनर्जी इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, कंस्ट्रक्शन है, व्हीकल ट्रांसपोर्ट ऑटोमोबाइल से जो प्रोड्यूस करते हैं CO2, और फिगेटिव इमिशन ऑफ फ्यूल है, और बर्निंग ऑफ सॉलिड फ्यूल्स है, यूज ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैसेज है, मिनरल प्रोडक्ट्स है, केमिकल इंडस्ट्री है, मेटल प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ हेलोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, कंजप्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, सॉल्वेंट एंड अदर प्रोडक्ट्स यूजली इंटेरिक फर्मेंटेशन है जो मेथेन वगैरह वो CO2 प्रोड्यूस करता है, और इसके बाद मेन्यूर मैनेजमेंट है, राइस कल्टीवेशन है, एग्रीकल्चर सोइल है, फील्ड बर्निंग, और जो एग्रीकल्चर रेजिड्यू है उससे भी प्राप्त होता है, ये CO2 प्रोड्यूस होती है, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल ऑन लैंड है, वाटर वेस्ट वाटर हैंडलिंग है, और वेस्ट इंसिनेशन है, इन सब से क्या होता है, ये गैसें प्रोड्यूस होती है, ग्रीन हाउस गैसेज प्रोड्यूस होती है, और ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इसके बाद है कॉजेज ऑफ द ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है, किसकी वजह से क्यों होता है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये, तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, आपको पता ही है, जो फॉसिल फ्यूल हो जाए, कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैसेज है, इनको जब आप बर्न करते हैं, है ना, और बर्निंग करते हैं तो इनके से इनसे क्या होते हैं, कार्बन निकलते हैं, है ना, कार्बन निकलते हैं, कार्बन किसके साथ, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन को क्या क्रिएट कर ले, कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट कर ले, कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, तो ये ग्रीन हाउस गैसेज का कारण बनती है ना, इफेक्ट कारण बनती है इसका। इसके बाद है डिफोरेस्टेशन है, डिफोरेस्टेशन आपको पता ही है, जो अर्थ के अंदर अपन बात करें, ट्रीज टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज द ऑक्सीजन, अपन को पता है, ये CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, एनवायरनमेंट को प्यूरिफिकेशन करते हैं, है ना, फॉरेस्ट। लेकिन क्या होता है, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, सिविलाइजेशन बढ़ रहा है, तो इससे क्या होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कटिंग ऑफ द प्लांट्स, है ना, रिजल्टिंग क्या होता है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा, तो CO2 की मात्रा बढ़ रही है, CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। इसके बाद इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जैसे जैसे इंक्रीज पॉपुलेशन वैसे वैसे क्या होता है, सारे के सारे ऊपर वाले कार्य हो रहे हैं ना, बर्निंग ऑफ फ्यूल ज़्यादा रहा, व्हीकल्स ज़्यादा हो रहे हैं, है ना, इससे और डिफोरेस्टेशन इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिटें खुल रही है, इसी वजह से क्या हो रहा है, सारे के सारे जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ज़्यादा रिसोर्सेज बढ़ेंगे, जितने रिसोर्सेज बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ेगा, CO2 की मात्रा बढ़ेगी, और CO2 की मात्रा बढ़ेगी जो हार्मफुल गैसेज है वो बढ़ेगी, और वो हार्मफुल गैसेज बढ़ेगी तो वो आपको पता ही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाले गैसों का भी मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी। फार्मिंग की बात करें, नाइट्रस ऑक्साइड इज वन ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट यूज इन फर्टिलाइजर एंड कंट्रीब्यूट ग्रीन हाउस इफेक्ट विच कैन लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। तो फार्मिंग के अंदर आपको पता है नाइट्रस ऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, फर्टिलाइजर के रूप में यूज होती है ना, तो ये क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड लैंडफिल्स करते हैं, इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है उसके अंदर चाहे सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे फर्टिलाइजेशन इंडस्ट्री हो, कोल माइनिंग हो, एक्टिविटीज जितनी भी हो, उनके अंदर हार्मफुल गैसेज होती है जो वो प्रोड्यूस होती है, और ये भी आपको पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। तो अब ग्रीन हाउस गैसेज जो कौन कौन सी है वो देखो, कौन कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें, कई बार पूछ सकते हैं आपको ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी है। तो ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी है, देखो, ग्रीन हाउस गैस जो है वो आपके, एक तो द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड लीडिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, द मोस्ट ग्रीन हाउस गैसेज आर वाटर वेपर, ठीक है, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, ये जो गैसें हैं ये क्या होती है, ग्रीन हाउस गैसेज है। इनमें मुख्य रूप से CO2 है, मेथेन है, और नाइट्रस ऑक्साइड है ना। O2 आपको पता है ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, लेकिन ये क्या इंफ्रारेड को रेडिएशन को एब्जॉर्व नहीं करती है, नॉट एब्जॉर्व, इसलिए ये ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है। इसके साथ में जो चौथी गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, आपको पता है जो कूलेंट, जो एरोसोल, जो रेफ्रिजरेटर AC वगैरह में यूज़ होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो वो भी इसको ग्रीन हाउस गैसेज बनाती है। अब 3 फैक्टर affect the degree of which greenhouse gas will influence global warming, है ना, तो एट एविडेंस इन द एटमॉस्फेयर, हाउ लॉन्ग इट स्टे इन द एटमॉस्फेयर, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, तो इसका एक करता है ग्रीन हाउस कैसे प्रभावित करती है, कैसे कि इसकी मात्रा कितनी है, कितने समय तक ये रहती है, और इसकी ग्लोबल वार्मिंग में कितनी क्षमता है, पोटेंशियलिटी कितनी है इसकी,
तो उसके आधार पर ये अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। अब सम ग्रीन हाउस गैसेज का उन्हीं का वापस ये बता रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, ये गैस में बताया, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, और हाइड्रोकार्बन्स है, और परफ्लोरोकार्बन्स है, और उसके बाद सल्फर हेक्साफ्लोराइड्स है। इनके बारे में बताया है कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेज कैसे प्रोड्यूस होती है, किस प्रकार से इनका इफेक्ट होता है। इसके बाद हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउसेज की बात करें तो जो ये ऊपर वाला दिया हुआ, जो अपने इसमें सिलेबस में अलग से नहीं दिया हुआ, तो अपने नाम दिए हुए, तो नाम देख लिए और आप थोड़ा देख लेना इसमें, ठीक है। तो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज की बात करें तो आपको पता ही है, इससे क्या होगा, ग्रीन हाउस पे टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, और इससे क्या होगा, हीट ट्रैप हो जाएगी, मेल्टिंग और पोलराइज, उससे क्या हो जाएगा, पोलराइज से जो ध्रुव पर जो बर्फ है वो पिघल जाएगी, इससे क्या हो जाएगी, जो सबमर्ज हो जाएंगे, जो समुद्री इलाके कोस्टल रीजन है वो डूब जाएंगे, है ना। उसके बाद है डिस्ट्रक्शन ऑफ फूड और लॉस ऑफ ह्यूमन और एनिमल लाइफ, है ना, जो फूड आइटम का उत्पादन नहीं होगा उससे क्या ह्यूमन लाइफ और इफेक्ट होंगी, और इसके साथ एक्रेटिक जो अंटार्कटिक जो लाइफ है वो भी होगी, रिड्यूस फूड ग्रेन्स फिश प्रोडक्शन है, इंडिया एंड अदर कंट्रीज सारे का सारे जो उत्पादन है वो कम हो जाएगा। अब आती है ग्लोबल वार्मिंग की बात। ग्लोबल वार्मिंग से सेम टू सेम उससे रिलेटेड है कि ग्लोबल वार्मिंग कब होगी, जब ग्रीन हाउसेज गैस की संख्या बढ़ जाती है, CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो सनलाइट उसको ट्रैप करेगी तो उससे क्या हो जाएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा तो इससे पता ही आपको क्या क्या इफेक्ट होने वाला। लॉन्ग टर्म ग्लोबल वार्मिंग होगी तो इससे क्या होगा, जो समुद्र है, ओशियन है, उनके अंदर जो एक्वाटिक एनिमल्स है उनकी लाइफ थ्रेड, उनकी लाइफ जो होगी वो उसको ख़त्म हो जाएगी, किल हो जाएंगे वो। इसके साथ प्लांट प्लेक्टॉन्स है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। इसके साथ जो एक्रेटिक जो श्रिंकेज हो जाएंगे, मतलब वहाँ पर क्या हो जाएंगे, जो अंटार्कटिक वगैरह जो पोल्स है वहाँ पर बर्फ़ पिघल जाएगी, उससे क्या हो जाएगी, जो कोस्टल एरिया वगैरह है उनसे सबमर्ज हो जाएगी। इस प्रकार से टोटल इकोसिस्टम होता है वो इससे इफेक्टेड हो जाएगा। मेजर एडवर्स इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग कौन कौन से क्या क्या होंगे, मेल्ट जैसे अपने बताया, है ना, पोलर होंगे, जो पोल होंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, जहाँ पर बर्फ़ होती है वो पिघल जाएगी। इंक्रीज प्रोबेबिलिटी एंड इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ ड्रॉट एंड हीट वेव, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, डॉट सूखा पड़ेगा और गर्म हवा चलेगी। वार्मर वाटर एंड मोर हूरिकेन्स, है ना, अकाल पड़ जाएगा, है ना, और वाटर जो तूफान आएंगे, और वार्मर वाटर हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, स्प्रेड डिजीज़ फैल जाएगी, क्योंकि आपको पता है गर्मी के जो क्लाइमेट उसमें डिजीज़ ज़्यादा फैलती है, और इकोनॉमिक कंसिक्वेंस हो जाएगा, मतलब आर्थिक गिरावट भी इसमें हो जाएगी। अब आता है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीटेशंस। अपन बात करते हैं कि जो अर्थ सरफेस है उससे 800 से 1000 किलोमीटर, मतलब 800 टू 1000 किलोमीटर तक जो क्या है एयर प्रेजेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। आपको पता ही है क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। तो स्ट्रेटोस्फेयर में लेयरिंग पाई जाती है, वो अलग अलग लेयर कौन कौन सी है देखो। सबसे पहले आते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो सबसे नीचे की लेयर होती है ना, लोवेस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। मोस्ट ऑफ द जो इसका होती है वो अपन दूरी की बात करें तो ये 16 किलो टू एक्सटेंड टू अपवर्ड फ्रॉम 16 किलोमीटर तक होती है ना। और इसके अंदर वेदर की जो कंडीशंस होती है, वेदर चेंजेस सच विंड्स है, स्टॉर्म्स है, क्लाउड्स है, वो इसी के अंदर पाई जाती है। डस्ट वगैरह सारी की सारी जो होती है इसी के अंदर पाई जाती है ना। द एयर गेट कोल्ड एज सुन राइज थ्रो द ट्रोपोस्फेयर, मतलब इसके अंदर जो नीचे की हवा होती है वो ज़्यादा कंडेंस होती है, ठंडी होती है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ठंडी होती जाएगी एयर, ठीक है। इसके बाद दूसरी लेयर जो आती है वो आती है आपके स्ट्रेटोस्फेयर आती है। ये लेयर रहेंगे ना, ट्रोपोस्फेयर दूसरी लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर जो होती है वो जस्ट अबाउ द सेकेंड लेयर ऑफ द एटमोसफेयर एंड जस्ट अबाउ द ट्रोपोस्फेयर, इट स्प्रेड अबाउ सी लेवल। हमेशा जो दूरी होती है सी लेवल से मापी जाती है ना, तो ये यहाँ से 18 से 32 किलोमीटर जो होती है वहाँ से ये ऊपर तक होती है स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर की बात बताएं तो इसमें स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर हमेशा ही टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। इसकी जो विशेषता है जिसमें कहीं नहीं लिख रखा, लेकिन मैं बता दूं कि इसका जो टेम्परेचर होता है हमेशा ही क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट क्यों होता है कि जितनी रेडिएशन ये एब्जॉर्व करता है उतनी क्या करता है ये
ट्रांसमिट कर देता है। इससे क्या होता है, इसका टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और दिस लेयर हैज also high gases, cloud and storm are not found in this, है ना। इसके अंदर गैसेज पाई जाती है ना, हल्की गैसें पाई जाती है, लेकिन इसके अंदर बादल और स्टॉर्म तूफान वगैरह इसमें नहीं पाए जाते स्ट्रेटोस्फीयर में, याद रखना। तीसरी ये लेयर आती है ओजोन स्पेयर आती है, ओजोन स्पेयर जो इससे किससे, स्ट्रेटोस्फीयर से जो ऊपर की जो लेयर होती है, स्ट्रेटोस्फीयर से जो ऊपर की जो लेयर होती है वो क्या होती है, ओजोनोस्फीयर होती है। ओजोनोस्फीयर जो होती है उसकी जो हाइट होती है 32 से 80 किलोमीटर तक होती है ना। और आपको पता है ओजोन लेयर होती है वो हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती है उसको एब्जॉर्ब करती है, और जो सन से आती है, और वो अपने जो अर्थ इस जो सरफेस पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको प्रोटेक्ट करती है। The earth ozone layer could be risked because of the action of the chlorofluorocarbon. International treaties have banned this product on the chemicals, है ना। तो आपको पता है ओजोन लेयर जो डिप्लीटेशन हो रहा है, वो डिप्लीटेशन सबसे ज़्यादा हो रहा है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हो रहा है ना। जो चिलिंग जो गैस यूज रेफ्रिजरेशन में यूज़ की जाती है, तो जो इंटरनेशनल जो सोसाइटी है उसने इसको केमिकल ग्रुप में बैन कर दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आती है जो आइनोस्फीयर आती है, आइनोस्फीयर अर्थ इस, है ना। द आइनोस्फीयर इज द लेयर ऑफ द अर्थ एटमोसफियर दैट आयनाइज्ड बाय द सोलर एंड कॉस्मिक रेडिएशन। इसको आइनोस्फीयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो आयंस पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, सनलाइट से आयनाइज्ड हो जाते हैं, और आयनाइज्ड होके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस के द्वारा ये कि लाइट और ब्राइटनिंग प्रोड्यूस करते हैं, बिजली कड़कती है वो इसी के अंदर होती है, क्योंकि इसके अंदर आयंस पाए जाते हैं। जैसे मैं बताऊँ आपको कि आप कोई प्लास्टिक की चीज़ को रब करोगे और उसको जब किसी पर टच करोगे सरफेस पे, तो वहाँ से चट चट की आवाज़ आती है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो आयंस पाए जाते हैं, इसके अंदर आयंस पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, आयनाइज्ड हो जाते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ द सन एनर्जी। तो उससे क्या होता है, ये क्या करते हैं, जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनके अंदर इफेक्ट प्रोड्यूस होता है तो ये क्या करते हैं, ब्राइट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। इसकी जो हाइट होती है, आइनोस्फीयर क्यों बोलते हैं इसमें, आयन पाए इसलिए, इसकी हाइट होती है 82,460 किलोमीटर तक होती है। इसके बाद आता है एक्सोस्फीयर। द एक्सोस्फीयर जो लेयर है वो 660 किलोमीटर तक अबव है ना, 600। एक्सोस्फीयर इज ए अपर मोस्ट रीजन 640 किलोमीटर अबव ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर, जो 660 किलोमीटर अबव, इट्स ग्रेजुअली फेड्स इनटू वैक्यूम स्पेस पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो एयर की डेंसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है, और वेरी लाइट मैनी वेव्स इन ऑलमोस्ट द सेम ऑफ द एयर लेस अवॉइड टू अपर स्पेस, है ना। इसमें एयर का जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है, इसलिए इसका वैक्यूम स्पेस ही बोल सकते हैं हम। इसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द ओजोन लेयर। इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर की बात करें तो आपको पता ही है कि ओजोन लेयर क्या करती है। ओजोन एक लेयर प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो सन से यूवी रेडिएशंस आती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है, कॉस्मिक रेड आती है, उनको क्या पृथ्वी पर नहीं आने देती। इससे क्या कि ये प्रोटेक्ट कर रखती है, और प्रोटेक्ट करके रखेगी जिससे क्या हो जाएगा, हार्मफुल इफेक्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अर्थ सरफेस पे रहते हैं उनके ऊपर इनके हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो ये एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह ओजोन लेयर बहुत ही अच्छा प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है। इसके बाद बात करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आती है कि सिडनी का साइंटिस्ट था चिप में, उसने ओजोन के प्रोडक्शन का, ओजोन गैस के प्रोडक्शन को बताया था। उसने क्या कहा कि जैसे ऑक्सीजन है तो उस पर यूवी रेडिएशन गिरती है तो ये एटॉमिक ऑक्सीजन में टूट जाता है, और ये उस ऑक्सीजन के गैस के साथ क्रिया कर लेता है, और क्या बना लेता है, O3 ओजोन बना लेता है। क्या बना लेगा, ओजोन बन जाती है, ओजोन बन जाती है, और यही ओजोन क्या करती है, यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्व करती है। जैसे इसमें बता रखा है, ये देखो, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये टूट जाता है ना एटॉमिक में, और किसके साथ प्रोड्यूस करके ओजोन बना लेता है ये। इसके बाद है डिप्लीटेशन ऑफ द ओजोन लेयर। अब अगर भाई डिप्लीटेशन होता है तो ओजोन लेयर क्या होता है, कि सबसे इजी बात बताऊँ आपको इसमें तो यही है कि क्या होता है कि जो गैसेज है, हार्मफुल गैसेज जैसे अपन बात करें तो इसकी वजह से क्या होता है, ओजोन लेयर में होल हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं, ओजोन होल बोलते हैं। इसकी साइज़ कितनी है कि जो इसके जो यूरोप के बराबर 1 मिलियन स्क्वायर मीटर की हाइट के होल हो गए हैं, इनको ओजोन होल बोलते हैं। और ये होल क्यों हो गए हैं, क्योंकि ये जो
गैसेज हैं, है ना, हार्मफुल गैसेज, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें, एटॉमिक हेलोजन है, हेलोजन एटम इन द स्टोरेज फोटो, जो हेलोकार्बन्स है, जो रेफ्रिजरेट सॉल्वेंट प्रोपेलेंट और फोम ब्लोइंग जो एजेंट के रूप में काम लिए जाते हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रियोन्स, हेलोन्स, ये जो गैसेज हैं ये ओजोन का डिप्लीशन करती है ना। तो साथ साथ में CFC है, इसका मेजर कंट्रीब्यूशन ओजोन लेयर के डिप्लीशन में है, और इसे डिप्लीशन से क्या हो जाएगा आपको पता ही है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो जाएगा तो UV जो रेडिएशन है वो पास हो जाएगी इससे, और जो जो एनिमल्स है, जो जीव है, उनके ऊपर हार्मफुल इफेक्ट कर देगी, उनकी स्किन कैंसर हो सकती है, कैटरेक्ट हो सकता है, डैमेज ऑफ प्लांट्स, रिडक्शन ऑफ प्लांक्टन पॉपुलेशन इन द ओशियन, इनसे ये हो जाएगी सारी की सारी। इसके साथ में जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बैन द प्रोडक्शन ऑफ CFC, हेलोजन्स एंड अदर ओजोन डिप्लीशन केमिकल्स जैसे टेट्रा क्लोराइड, ट्राईक्लोरोथेन, इनको जो इंटरनेशनल जो सोसाइटी है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, उसने इनको सबको बैन कर दिया था ताकि ओजोन को अपन बचा सके। उसके बाद आता है मेन फैक्टर रेस्पॉन्सिबल ओजोन लेयर डिप्लेशन, वो की वही बात बता रहा है ना। तो नेचुरल काज ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, नेचुरल कार्य क्या हो सकता है कि इसमें जैसे सन स्पॉट है, स्ट्रेटोस्फेरिक विंड है, ज़्यादा हवा चलती है, ज़्यादा तेज़ जो जो सनलाइट होती है, उससे भी क्या क्या होती है कि इसमें कई बार 1 से 2% ओजोन लेयर में इफेक्ट प्रोड्यूस होता है टेम्प्रेरी, है ना। तो एयर वोल्केनिक इरप्शन हुआ, जैसे अपन बाद में मेनली EL सिंकोन इन 1983 एंड मिट पिनाटुबो इन 1991 आल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड द ओजोन डिप्लीशन, ये भी जो नेचुरल कारक है इनकी वजह से कई बार ओजोन डिप्रेशन हो। इसके बाद मेन मेड कोज ऑफ डिप्रेशन ऑफ ओजोन लेयर, जो अपन जानते हैं मेन मेड कौन है, जो अपने द्वारा पोल्यूशन हो रहा है, उसमें वही सारे के सारे हेलोजन्स आते हैं, है ना। क्लोरीन, ब्रोमीन फ्रॉम मेड फ्रॉम कंपाउंड सच एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, है ना, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन हेलोजन्स है, जैसे मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, ये जो गैस है मेन मेड जो पोल्यूशन कारण बनती है, और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड मिथाइल ब्रोमाइड आर फाउंड ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर, है ना। तो इनको ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस बोलते हैं, इनको सबको क्या बोलते हैं, ओजोन ODS बोलते हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस बोलते हैं। तो इन सब के बारे में बताया हुआ है, जो अपनी बुक में उनमें नहीं दे रखा, लेकिन आप देख नहीं नाम बता रखे उनके जो पढ़े। इसके बाद आता है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीटेशन। भाई ओजोन का डिप्लीटेशन हो तो हार्मफुल क्या होगा, सब पता है अपन को क्या होगा, डैमेज ऑफ ह्यूमन हेल्थ, सही बात है ना। ज़्यादा इस UV के एक्सपोज से क्या हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा, कैटरेक्ट हो जाएगा, सनबर्न हो जाएगा, वीकनिंग और इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। फिर डिवेस्टेशन ऑफ द इन्वायरमेंट, आपको पता है ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेसन जो प्लांट बैकग्राउंड हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे उनकी फोटोसिंथेसिस हो, फ्लोरिंग हो, सारी की सारी एक्टिविटी डाउन हो जाएगी। उससे क्या हो जाएगी, जो जितने भी जो प्लांट्स है उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, उनका प्रोडक्शन रुक जाएगा, है ना। तो इससे भी प्रभाव पड़ेगा। दूसरा मेरीन लाइफ पे बात करें तो मेरीन लाइफ से क्या, UV रेडिएशन से क्या हो जाएंगे, वो किल हो जाएंगे, तो है ना। द एक्वाटिक फूड चेन प्लांट फैक्टर पेयर हाई अप, द प्लांट फैक्टर इंक्रीज द नंबर ड्यू टू द ओजोन लेयर डिस्ट्रक्शन, की मात्रा बढ़ जाएगी, इनकी मात्रा, तो प्लांट इलेक्ट्रॉन की मात्रा डिक्रीज होगी तो क्या हो जाएगी, फूड चेन हो जाएगी, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। फूड चेन डिस्टर्ब हो गई तो क्या हो जाएंगे, जो एनिमल्स होंगे, एक्वाटिक एनिमल्स होंगे, वो किल हो जाएंगे, मर जाएंगे। इससे क्या हो जाएगा, वो सारा का सारा इफेक्ट होगा। इफेक्ट ऑन एनिमल, है ना, स्किन और आई कैंसर हो जाएगा। इम्पैक्ट ऑफ सर्टेन मटेरियल, जैसे अपने पास प्लास्टिक फैब्रिकेशन, रबर है, मैसी डिग्रेडेड बाय टू मच इल्टर, अपने आप डिग्रेड होने चालू हो जाएंगे, फोटोसिंथेसिस क्रिया डिक्रीज हो जाएगी, वेजिटेशन विल बी डिस्ट्रॉय, है ना, इट विल बी चेंजेज वेदर एंड क्लाइमेट विल आल्सो इफेक्ट, सबका सब इफेक्ट होगा इससे। अब बात करते हैं कि इसको रोका कैसे जाए, है ना, रोका कैसे जाए। तो डिसिस्ट फ्रॉम द यूजिंग पेस्टिसाइड, अपने को पेस्टिसाइड कम यूज़ करना चाहिए। डिस्करेज ड्राइविंग और प्राइवेट व्हीकल्स, ड्राइव मतलब प्राइवेट व्हीकल्स, मान लो अपन को कहीं पे एक ही जगह जाना हो तो प्राइवेट व्हीकल ने अपन, है ना, उसकी जगह अपन को क्या यूज़ करना चाहिए, अपन को जो सोशल जो व्हीकल्स होते हैं जैसे मेट्रो ट्रेन वगैरह है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए ताकि ज़्यादा पोल्यूशन ना हो। यूटिलाइज एनवायरमेंट फ्रेंडली क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, है ना, जो एनवायरमेंट फ्रेंडली
क्लीनिंग प्रोडक्ट है उनका यूज करना चाहिए। प्रोहिबिट द यूज ऑफ हार्मफुल नाइट्रस ऑक्साइड, है ना। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फ्रॉम 1989 हेल्प इन द लॉट इन द लिमिटेशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन हाउएवर। लेकिन उसने क्या किया था, अभी क्लोरो जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो इस सोसाइटी के अंदर नहीं आता, इसको बैन नहीं किया था, तो ये अभी भी आज यूज हो रहा है, तो इसका यूज अपन को कम करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये कंट्रोल करना है अपन को कि भाई अपन किस प्रकार से ओजोन के डिप्लीशन को रोक सकते हैं, कि इन प्रोडक्टों का कम से कम उपयोग करें, कम से कम पोल्यूशन करें अपन, तो पोल्यूशन कम होगा तो ओजोन का डिप्लीशन कम होगा। अब बात आती है एसिड रेन की। देखो एसिड रेन के बारे में अपन ने पहले भी बताया था कि जब यदि SO2 और नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है कि इसको याद रखना, इसको ब्लैक रेन भी बोलते हैं, है ना, ब्लैक रेन भी बोलते हैं एसिड रेन को। तो जब पोल्यूशन की वजह से SO2 और NO नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो क्या होता है कि ये देखो इस प्रकार से ये एसिड बना लेते हैं। और एसिड क्या होते हैं, एसिड जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहेंगे, रेन जो फॉल होगी, रेनफॉल के साथ में गिरेंगे, उससे क्या हो जाएंगे, जो सरफेस की जो सॉइल है उसकी एसिडिटी बढ़ा देते हैं। उससे क्या होते हैं, वहाँ पर हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है ना, उसको एसिड रेन बोलते हैं। जैसे SO2 है, तो SO2 क्या होगा, जो यहाँ पर वेपर वाटर होगा, है ना, जो वेपर वाटर का उसके साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड बना लिया। इसी प्रकार के जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो वेपर वाटर के साथ क्रिया करके HNO2 नाइट्रिक एसिड बना लिया। इसी प्रकार जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वेपर वाटर के साथ क्रिया करके कार्बोनिक एसिड बना, तीनों की तीनों एसिड है। और ये क्या होते हैं, जब रेनफॉल के साथ में फॉल होते हैं तो क्या होते हैं, जो एज एसिड रेन की तरह करते हैं। अब आते हैं काजेज ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन के कारण क्या है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो ये हमेशा याद रखना, जो SO2 प्रोड्यूस होती है, SO2 और नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, 2/3 जो SO2 और 1/4 जो नाइट्रस ऑक्साइड है, वो जो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होती है उनसे है, उनके इक्विपमेंट होते हैं उनसे ये प्रोड्यूस होती है। व्हीकल एंड हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं उनसे प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चरिंग ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री, उनसे भी ये SO2 NO2 प्रोड्यूस होती है, तो उससे वहाँ पे प्रदूषण होता है। इसके बाद विंड कैन ब्लो SO2 एंड NO नाइट्रस ऑक्साइड और लॉन्ग डिस्टेंस अक्रॉस बॉर्डर मेकिंग एसिड रेन प्रॉब्लम फॉर एवरी वन, एंड जस्ट those who live close to the sources depend also हाउ लॉन्ग दिस गैसेज स्टे इन एटमोसफेयर। तो इसमें ये डिपेंड करती है कि ये मान लो विंड ब्लो के द्वारा भी आती है तो ये कितने समय तक स्टे रिटेन रहती है, ये एसिड रेन का कारण बनती है। तो अब इफेक्ट ऑफ एसिड रेन की बात करें, इफेक्ट ऑन फिश एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। इकोलॉजी इफेक्ट ऑफ एसिड रेन आर मोस्टली क्लियरली सीन इन एक्वाटिक एनवायरनमेंट जैसे स्ट्रीम लेक मार्शेस। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब एसिड रेन गिरेगी तो वहाँ का एटमॉस्फेयर होगा एसिडिक हो जाएगा। एसिडिक हो जाएगा तो वहाँ पर जो एक्वाटिक एनिमल हो चाहे एक्वाटिक प्लांट हो, तो जो होगा, या अपन फॉरेस्ट की वाइल्ड लाइफ की बात करें तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लांटेशन वगैरह डिस्ट्रॉय हो जाएंगे एसिड की एसिडिटी की वजह से, और वहाँ का इकोसिस्टम इफेक्ट हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन प्लांट एंड ट्री, है ना। तो इससे क्या है, डेड और ड्राइंग ट्रीज आर कॉमन साइट ऑफ एरिया इफेक्टेड बाय एसिड, जल जाएंगे, है ना, मर जाएंगे पौधे। क्यों जाएंगे, कि वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी एसिडिटी, सोइल की जो एसिडिटी बढ़ जाएगी, तो वहाँ पर जो विषैली जो टॉक्सिक गैस हैं, जो मेटल्स है, एल्यूमिनियम मैग्नीज जिंक कैडमियम लेड एंड कॉपर एक्सेप्ट्रा की मात्रा बढ़ जाएगी फ्रॉम द सोइल। दिस एल्यूमिनियम में भी हार्मफुल द प्लांट एज वेल एनिमल। इस प्रकार से ये बहुत ज़्यादा नुकसान हो। बफरिंग कैपेसिटी, बफरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या हो जाएगा, कुछ कुछ जगह होती है जहाँ पर क्या होती है, कुछ सोइल होती है वो किस प्रकार की होती है, कि वो बेसिक प्रकार की होती है, जब उसके ऊपर एसिड आता है तो न्यूट्रलाइजिंग हो जाती है, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसी नहीं होती तो वहाँ पर एसिडिटी प्रोड्यूस हो जाती है। जैसे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड स्टेट की सोइल है थिन एंड लेक द एबिलिटी टू एडिक्यूट न्यूट्रलाइजिंग द एसिड, वहाँ पर नहीं होती, बाकी कई कई जगह होती है। जो बेसिक सोइल होती है वो तो उसको न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, लेकिन जो नॉर्थ यूनाइटेड स्टेट की जो सोइल है वहाँ पर जो थिन लेयर होती है और एबिलिटी नहीं होती है उसको न्यूट्रलाइज करने की, इसलिए वहाँ पे एसिडिटी का इफेक्ट हो जाता है। इसके बाद आता है एपिसोडिक एसिडिफिकेशन। इससे क्या होता है, जो मेल्ट स्नो हैवी रेन डाउन पावर कैन रिजल्ट इन द वाट इज नाउ एज एपिसोडिक acidification. Lake that are not normally have high level of acidity may temporarily experience effect on acid rain when the melt snow or
डाउनपोर ब्रिंग ग्रेटर अमाउंट ऑफ एसिड डिपोजिशन एंड द सोइल कैन नॉट बफर इट। तो क्या होता है, जो बर्फ़ होती है, यदि उस पर एसिड का प्रभाव होता है तो वो मेल्ट होकर जो ग्राउंड लेवल पे जाती है और वहाँ पर क्या कर देती है, वहाँ पर क्या कहती है, सोइल उसको बफर नहीं कर पाती, इसलिए क्या होता है, वहाँ पर एसिडिटी बढ़ जाएगी, हाई एसिडिटी हो जाएगी, है ना, वहाँ की पीएच होगी वो कम हो जाएगी। इससे क्या हो जाएगी, वहाँ की जो ऑर्गेनिज्म है वो या प्लांटेशन है वो किल हो जाएंगे, है ना, डेड हो जाएंगे। इसके बाद है नाइट्रोजन पोल्यूशन। इट इज नॉट जस्ट एसिडिटी ऑफ एसिड रेन दैट कैन कॉज प्रॉब्लम। Acid rain also contain nitrogen and this can impact on some ecosystem. For example, nitrogen pollution in our coastal water is partially responsible for decline fish सेल फिश पॉपुलेशन। मतलब क्या है कि एसिड रेन के अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है, वो साथ साथ में क्या होता है, तो इक्वाटिक इकोसिस्टम है उसको इफेक्ट करता है, जैसे जो फिशेज वगैरह हैं, सेल फिशेज है, एरिया, उनको ये इफेक्ट करता है। इससे क्या होता है, इकोसिस्टम होता है वो क्या होता है, इफेक्ट होता है। इम्पोर्टेंट मेजर ऑफ कंट्रोल एसिड रेन। अब कंट्रोल कैसे करना है ना, तो कोल कंटेनिंग लेस सल्फर उसको अपने फ्यूल के यूज में यूज़ करना चाहिए। वॉशिंग ऑफ कोल रिड्यूस द सल्फर, यदि अपने कोयले को धो लें या वॉश करें, उनको किसी तरीके से वॉशिंग करें तो उनमें अपने सल्फर कंटेंट को रिमूव कर सकते हैं। नेचुरल गैस हैं, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी, इनको यूज़ करना चाहिए। फ्यूल गैस डीसल्फ्यूरिसेशन, है ना, जो फ्यूल गैस है उसको अपन को सल्फर हटा लेना चाहिए, है ना, तो उसको फिर अपन बंद करते हैं, तो या तो हटाते हैं तो क्या किस प्रकार से हो सकते हैं, या तो न्यूट्रलाइज कैल्शियम सल्फेट है, फिजिकली रिमूव द, जैसे पीएच प्रोड्यूस पीएच न्यूट्रल कैल्शियम सल्फेट है, देज फिजिकली रिमूव द फ्रॉम द स्क्रबर, या स्क्रबर जो होते हैं, जो क्या होते हैं, सल्फर को हटा देते हैं, उनके सहायता से हटा सकते हैं। इस प्रकार से अपन इसको सल्फर को उससे फ्यूल से हटाना है। यूज अदर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, विंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि अपन को पता है कि सबसे ज़्यादा SO2 जो प्रोड्यूस होती है वो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट कैसे होती है, इक्विपमेंट से जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो वहाँ पर SO2 प्रोड्यूस होती है। तो अपन को सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी उन सोर्सों से लेनी चाहिए जहाँ से SO2 प्रोड्यूस नहीं हो, जैसे विंड इलेक्ट्रिसिटी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, इस प्रकार से। रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, उनकी मात्रा कम करनी चाहिए। यूज लेस एनर्जी, यूज clear fuel, remove oxide of sulfur and oxide of nitrogen before releasing, reducing the इफेक्ट ऑफ एसिड रेन बाय लाइमिंग। लाइमिंग का मतलब होता है जो अपन आप होता है जो चूना होता है वो क्या होता है, बेसिक प्रॉपर्टी का होता है, तो उससे भी अपन उसको रिएक्ट कराएंगे तो क्या SO2 एब्जॉर्ब कर लेता है, इस प्रकार से। देखो पाउडर जो लाइम स्टोन है, एडेड टू वाटर एंड सॉइल टू न्यूट्रलाइज एसिड, है ना, एसिड को अपन न्यूट्रलाइज करते हैं, क्योंकि चूना क्या होता है, बेसिक प्रॉपर्टी का होता है, एसिड है, तो दोनों रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगी। इसके बाद जो आता है वो आता है एल नीनो इफेक्ट, जो लास्ट है। एल नीनो इफेक्ट क्या होता है, तो एल नीनो ये स्पेनिश वर्ड है, इसका मीन होता है इन्फेंट क्रिस, और ये नाम जो अमेरिकन जो साउथ अमेरिकन जो फिशरमैन उन्होंने दिया था, क्योंकि उस टाइम ये दिसंबर के आसपास होता है, दिसंबर मंथ के आसपास होता है, उस टाइम आपको पता है ईसा मसीह का जो जन्मदिन आता है, इसलिए इसको अल नीनो बोल दिया। ये एक क्लाइमेटिक कंडीशन है। इसमें होता क्या है, इसमें देखो आप ध्यान से सुनना कि क्या होता है, इसमें दो इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। The cyclic began when warm water in the western potential Pacific Ocean shift toward the equator toward the coast of South America। देखो इसको एक डायग्राम समझाता हूँ आपको, ऐसे नहीं समझ में आएगा इसमें, फिर देखते हैं इसमें थ्योरी में क्या दिया हुआ है। देखो ये एक अपन ने एक ये नक्शा है, इसमें देखो ये जो एरिया है ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये जो एरिया है ये साउथ अमेरिका है ना, साउथ अमेरिका है। ये जो एरिया है तो ये इक्वेटर प्लेन है, जिसको विश्वरेखा बोलते हैं, इक्वेटर प्लेन है। तो यहाँ पर से क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर कम होता है, यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है पहली बात तो। और यहाँ का जो क्लाइमेट होता है कोल्ड होता है यहाँ का। यहाँ पे एक आइसलैंड पाया, जिसको बोलते हैं पेरू आइसलैंड, है ना, साउथ अमेरिका के जस्ट पास में क्या पाया जाता है, साउथ अमेरिका के जस्ट पास में पेरू आइसलैंड पाया जाता है। पेरू आइसलैंड पर क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है और यहाँ पर कोल्ड एनवायरनमेंट पाया जाता है।
कोल्ड एनवायरनमेंट पाया जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लांट प्लेक्टॉन्स पाए जाते हैं, और प्लांट प्लेक्टॉन्स पाए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्वाटिक एनिमल्स पाए जाते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स पाए जाते हैं तो और भी बर्ड्स वगैरह यहाँ पे अच्छी खासी तादाद में पाए जाते हैं, इस कंडीशन में जब यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो यहाँ पे, और कैसे प्रेशर ज़्यादा हो और ठंडा हो। अब क्या होता है, यहाँ से जो इक्वेटर प्लेन के साथ जो ये विंड्स आती है इसको ट्रेड विंड्स बोलते हैं, व्यापारिक हवाएं बोलते हैं, ट्रेड विंड्स बोलते हैं। ये ट्रेड विंड्स आती है जब यहाँ से लो प्रेशर से हाई प्रेशर जाती है, तो यहाँ से जो ये ज़्यादा कोल्ड एरिया है, वेपोराइज एरिया, यहाँ से होती हुई ये जो वापस जो ये विंड है ये घूम के यहाँ पे आती है, और यहाँ पे आके बादल लेके आती है, बादलों के साथ में यहाँ पे वर्षा करती है, रेनफॉल होती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, इंक्लूड आल्सो इंडिया, है ना। यहाँ पर क्या होगी, रेनफॉल होगी हाई मात्रा में, और ये नेचुरली होती रहती है हर साल। इसको बोलते हैं ला निनो इफेक्ट, याद रखना, ला निनो इफेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, ला निनो इफेक्ट, इसको ला निनो इफेक्ट बोलते हैं। अब इसका रिवर्स जो इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं अल निनो इफेक्ट, ला निनो का जो रिवर्स होता है उसको बोलते हैं अल निनो इफेक्ट। अल निनो इफेक्ट में इसका रिवर्स कर दीजिए आप, ये वही ऑस्ट्रेलिया है, ये साउथ अमेरिका है, ये पेरू आइसलैंड है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट इज़ रिपीटेड इन 3 to 7 या 10 ईयर, ये मतलब 10 साल से, और ये जो अल कंडीशन बता रहा हूँ ये 7 साल से या 10 साल से हर बार रिपीट होती रहती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब उसका ला नीनो का उल्टा कर दीजिए। यहाँ पर ला नीनो में मैंने क्या बताया था, प्रेशर ज़्यादा था, यहाँ प्रेशर कम कर दीजिए। यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर था वो कैसा था, ठंडा था, अब यहाँ पर गर्म कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे गर्म कर दीजिए। अब गर्म हो गया तो यहाँ पर क्या, प्लांट प्लेक्टोन और क्या हो गए, एक्वाटिक एनिमल्स और बर्ड्स की संख्या कम होगी। अब क्या होती है, जो ये हवा आती है तो यहाँ प्रेशर कम हो गया, तो ये हवा आएगी जो ऑस्ट्रेलिया से ईस्ट से आएगी, जो वेस्ट की तरफ आएगी, जो गर्म हवा आएगी वो यहाँ आएगी, और यहाँ पर प्रेशर कम है, यहाँ से प्रेशर कम है, तो ये हवाएं रिटर्न होगी। यहाँ प्रेशर कम है और वार मिला का है, वार मिला का वेपर कम होगी, आपको पता है यहाँ पर जो होगी, है ना, वेपर कम होगी, और ये प्रेशर कम होगा। यहाँ पर अल्निनो बोल रहे हैं, लालिनो को रिवर्स बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होगी, जो ये विंड्स है, ट्रेड विंड्स आ रही है, ये कम प्रेशर से होगी और यहाँ तक वापस रिपीट नहीं होगी। इससे क्या हो जाएगी, यहाँ पर बरसात नहीं होगी, ड्रॉट पड़ेगा, सूखा पड़ेगा, इसको बोलते हैं अल्निनो इफेक्ट। इसको क्या बोलेंगे, अल्निनो इफेक्ट। यहाँ पर बरसात नहीं होगी, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, अल्निनो इफेक्ट बोलते हैं। तो इसी प्रकार से देखो, जैसे बताइए, द अल निनो ऑन द वेदर पीक ऑफ दिसंबर एंड लास्ट सेवरल मंथ। दिसंबर में होता है सबसे पहले तो कंडीशन बात ये। अल निनो ट्रेड ट्रेड जो मैंने बताई, विंड्स ईस्टर्ली विंड ऑप्टन फॉल बैक इनटू द नॉर्मल सेल्फ परपेट्यूनिंग साइकिल, हेंस द इस कौन से इफेक्ट रिवर्स प्रोसेस कॉल्ड द लानिनो। मतलब ये क्या है, रिवर्स, इसकी रिवर्स प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लानिनो। जिसमें मैंने बताया लानिनो के अंदर बरसात होती है, अल निनो के अंदर बरसात नहीं होती। The trade wind are extended, causing the normal cycle by made dramatic and having the reverse effect of El Nino. अब देखो, in South America there is a drastic increase in the risk of flooding and western coast, है ना। मैंने क्या बताया था कि जब ला निनो होता है, ला निनो के अंदर क्या होता है, ला निनो के अंदर क्या, अमेरिका के अंदर तो क्या हो जाएगी, ज़्यादा बरसात हो जाएगी, ठीक है। वेल देयर इज ए इंक्रीज द रिस्क ऑफ ड्रॉट पार्ट ऑफ द ईस्ट कोस्ट। ईस्ट कोस्ट में कौन से आगे, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वगैरह ये आगे। इन जनरल अल निनो कोज वेस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक एरिया South America and very dry weather in the part of the western part of the जैसे इंडिया इंडोनेशिया। तो इसमें क्या हो गया, ये लानिनो के अपोजिट इफेक्ट हो गया। लानिनो मतलब क्या हो गया कि जब क्या हो गई, जब ट्रेड्स जो विंड्स थी जो इक्वेटर प्लेन के साथ में ईस्ट से अपन वेस्टर्न की तरफ जाती है, तो वेस्टर्न की तरफ जाती है, तो मैंने क्या बताया था कि अल निनो के अंदर क्या हो जाता है, जो पेरू का जो द्वीप है, आइसलैंड जो आइसलैंड और पेरू है, जो
साउथ अमेरिका के पास में पाया जाता है, वहाँ पर प्रेशर कम हो गया है और एटमॉस्फेयर वार्म हो गया है, तो जो विंड होगी वो क्या हो जाएगी, रिटर्न होगी, वो जो बरसात होगी वो वहाँ कहाँ पे हो जाएगी, ज़्यादा रेनफॉल कहाँ होगी, ज़्यादा रेनफॉल कहाँ होगी, साउथ अमेरिका। देयर आर ड्रास्टिक इंक्रीज द रिस्क ऑफ द फ्लोडिंग, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बरसात हो जाएगी। और साथ में जो घूम के आ रही थी, जो यहाँ पे आ रही थी ऑस्ट्रेलिया के पास, इंडोनेशिया, इंडिया के पास जो रिटर्न होकर आ रही थी वो नहीं आएगी, यहाँ पर क्या पड़ जाएगा, ड्रॉट पड़ जाएगा। पार्ट ईस्टर्न कोस्ट में कौन सा आ गया अपने, ये आ गए, तो इसको बोलते हैं अल नीनो इफेक्ट। तो डियर स्टूडेंट, ये अपने आज टॉपिक था, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, आप इसको देखना और अच्छे से। इसके बाद नेचुरल रिसोर्स एंड देयर कंजर्वेशन अपन अगले टॉपिक पढ़ेंगे।